अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम 7 से 8। मैं हूं किरण नाज। जब कुफ्र टूटा, जुल्म टूटा, ज़ाहिर वो ज़ात पाक हुई कि जिसने रियासत मदीना की बुनियाद रखी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाहिरी हयात में कोई बीमार हो जाता, आप ख़ुद उसकी इयादत के लिए जाते। कोई मर जाता तो उसके अहले खाना की दिलजोई करते, यतीमों पर दस्ते शफ़क़त रखते, उनके साथ खेलते। यहाँ तक कहा कि यतीमों के सामने अपने बच्चों को प्यार न करो। सिद्दीक़ उमर गरीबों को ढूंढ कर उनके घरों में खैर खैरियत पूछने जाते, रातों को आवाम के दुख में बेचैन रहते। उमर फ़ारूक कहते कि फ़रात के किनारे कुत्ता भी मर जाए तो उमर ज़िम्मेदार होगा। मौला अली करमुल्लाह वजह फरमाते कि जिस मकतूल का कातिल न मिले उसका कातिल हाकिम वक्त होता है। यह है रियासत मदीना, यह है इसका तसव्वुर। अब ज़रा हाल में आइए, रियासत मदीना के दावेदार को देखिए। हुकूमत बनने के ठीक 5 महीने बाद सानिहा साहिवाल होता है। बच्चों के सामने मुल्क के महाफिज माँ बाप बहन को गोलियों से भून देते हैं। रियासत मदीना के दावेदार 4 महीने बाद मकतूल के बूढ़े बाप को अपने पास मिलने बुलाते हैं, गोया मकतूल के अहले खाना पर एहसान करते हैं। 10 करोड़ का चेक थमाते हैं। पुलिस कस्टडी में सलाउद्दीन का कत्ल होता है। पुलिस इस्लाहात के दावेदार आह भी नहीं भरते। कटी हुई तशद्दुद ज़दा ज़्यादती का शिकार मासूम बच्चे बच्चियों की लाशें मिलती हैं। वज़ीर आज़म साहब माँ बाप से ताज़ियत तो दूर की बात, मिलने की ख्वाहिश तक नहीं करते। ट्रेन हादसे में 74 लोग जिंदा जल जाएं। हाकिम वक्त मिलना तो दूर की बात, अपने वज़ीर को ओहदे से फारिग तक नहीं करते। तैयारा गिरकर 100 लोग शहीद हो जाएं, वज़ीर आज़म वर्षा से मिलने की जहमत तक नहीं करते। कश्मीर में बच्ची जुल्म बर्बरियत की जीती जागती जिंदा मिसाल बन जाए, वज़ीर आज़म माँ को दिलासा तक नहीं देते। जहाँ मुल्क के वज़ीर आज़म को खुद पहुँचना चाहिए, वहाँ क्या बेहिसी है कि कोयटा में 10 कान काट दिए जाएं, धमाकों में प्यारों के चीथड़े उड़ जाएं, लोग मैयतें रखकर धरने ख़त्म करने के लिए वज़ीर आज़म को बुलाएं। वहाँ भी वज़ीर आज़म 4 दिन बाद जल्द आने की यकीन दहानी ट्विटर पर करते हैं। वज़ीर आज़म साहब, ऐसी तो नहीं रियासत मदीना। प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। कोयटा में मच सानहे के ख़िलाफ़ हज़ारा बरादरी का धरना आज चौथे रोज़ भी जारी है। कराची में भी 9 मकामात हैं जहां धरने दिए जा रहे हैं। इस्लामाबाद, मुल्तान, अंदरून सिंध में भी एहतजाज जारी है। वज़ीर आला बलूचिस्तान जाम कमाल भी बिलाखिर 3 दिन बाद धरने के शुरका से मिलने पहुँचे हैं। अली जैदी, जुल्फ़ी बुखारी भी साथ थे। मुज़ाकरात भी हुए, लेकिन शुरका ने वज़ीर आज़म की आमद तक धरना ख़त्म न करने का ऐलान किया। कुछ देर बाद वज़ीर आज़म ने एक ट्वीट में लवाहिकीन को यकीन दहानी करवाई है कि वो उनके पास ताज़ियत के लिए आएंगे, उनके दुख और मुतालबात से वाकिफ़ है, मैयतें दफना दी जाएँ। वज़ीर आला ने भी लवाहिकीन से यही दरख्वास्त किया कि हज़ारा बरादरी दीनी फ़र्ज़ को वज़ीर आज़म के आने से मशरूत न करे और मैयतों की तदफीन कर दें। साथ ही हज़ारा डेमोक्रेटिक पार्टी के सरबराह और सूबाई मुशीर खेल व सक़ाफ़त अब्दुल खालिक, इन्होंने कहा कि वाक़ई के रोज़ तमाम जमातों ने इत्तेफाक किया कि तदफीन 4 जनवरी को दोपहर 1 बजे होगी, लेकिन कुछ लोग मैयतें ले गए। वफाक की अगर एक वज़ीर आज़म की हैसियत यकीनी तौर पर वो आएंगे, सदर पाकिस्तान भी आएंगे, वज़रा भी आएंगे, पार्लियामेंटेरियंस भी आएंगे। यहाँ लवाहिकीन के साथ भी और कम्युनिटी के साथ भी रिक्वेस्ट होगी कि आपके जितने भी मसाइल हैं वो हमसे रिलेटेड हैं यकीनी तौर पे, और कल को ज़िम्मेदार भी हम। लेकिन मेरी एक रिक्वेस्ट होगी कि हम कम से कम तदफीन को इसके साथ मशरूत ना करें। एक जो दीनी फ़र्ज़ है इसको हम मशरूत ना करें कि वज़ीर आज़म आए या वज़ीर आला आए या कोई और आदमी चला जाए या सदर पाकिस्तान आ जाए, वो ज़रूर आएंगे। हम सारे यहाँ पे बैठे रहे, इन लोगों की तजावुज़ात थी 2-3 घंटे। हम इस बात पर पहुँचे, मुत्तफ़िक़ा तौर पर इस बात पर पहुँचे कि हम मैयतों की तदफीन कल 1 बजे होंगे। हुआ ये कि मतलब अगले दिन हम सारे यहाँ पे आने वाले थे कि भाई कुछ लोगों ने जो है वो आके जो है मतलब मैयतों को उठा के ले गए। मक्तल से आ रही है सदा, ए अमीर शहर इजहार गम न कर, मेरा कातिल तलाश कर। इमरान खान साहब जो इक़्तिदार में आने से पहले हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की मिसालें देते हुए उनकी यही बात दोहराते थे कि दरियाए फ़रात के किनारे कुत्ता मरने का ज़िम्मेदार हाकिम वक्त होता है, मगर आज जो हो रहा है उसकी ज़िम्मेदारी लेने को कोई तैयार नहीं है। खालिद अज़ीम साहब मुझे ज्वाइन कर चुके हैं प्रोग्राम में।
मैं आपको खुशामदीद कहूँगी। खालिद अजीम साहब, आज दरअसल जो मुद्दा उठाना चाह रही हूँ, जो बात करना चाह रही हूँ, ये पहला वाक़या नहीं है। ये जो सानेह मच है, इससे पहले के इन्हीं 2.5 साला दौर में बहुत सारे ऐसे वाक़यात हैं कि जहाँ सिर्फ तबादले हो जाते हैं, नई तकर्रियाँ हो जाती हैं, दीगर मामलात हो जाते हैं, लेकिन कातिल नहीं मिल पाते। क्या आखिर ऐसे मसाइल हैं कि आज तक वो जो पुलिस इस्लाहात की बात वज़ीर आज़म साहब, इमरान खान साहब वज़ीर आज़म बनने से पहले किया करते थे, वो आज तक हो नहीं पाया? किरण, बहुत अफसोसनाक है। खाली ये तो कुछ ऐसे वाक़यात हैं जो ज़्यादा शायद उनका वॉल्यूम बड़ा है, या उनके पीछे कोई इस किस्म के को बैकग्राउंड हो जाता है कि वो हाईलाइट हो जाते हैं। अदरवाइज़ इस किस्म के वाक़यात तो आए दिन की का मामूल बना हुआ है, और उनमें कुछ रिपोर्ट होते हैं, कुछ नहीं होते हैं, कुछ को जो है वो सामने आने से पहले ही कोई और रंग दे दिया जाता है। हकीकत बात यह है कि हमारा निज़ाम इतना टाइम गुजरने के बावजूद आज तक ऐसा है कि इसके बारे में कोई हतमी तौर पे नहीं कह सकता कि कोई एक ऐसा इक़दाम होगा कि आइंदा इस किस्म के वाक़यात करते हुए लोग लर्जें, उन पे खौफ तारी हो, उन्हें पता चले कि हमें निशान इबरत बना दिया जाएगा। इस किस्म की कोई चीज़ हमें कहीं दिखाई नहीं देती। हम बात करते हैं यहाँ पे अदालती इस्लाहात की, हम यहाँ पे बात करते हैं पुलिस रिफॉर्म्स की, लेकिन अभी तक अमलन हमारे पास कोई रद्दोबदल कहीं पे दिखाई नहीं देता। मटेरियल चेंज कहीं पे नज़र नहीं आती, बल्कि बाज़ औक़ात तो यूँ महसूस होता है कि शायद पहले से पोजीशन जो है वो और ज़्यादा बदतर होती चली जा रही है। अगर हम पुलिस रिफॉर्म्स की बात करें, 1861 का कानून जो है वो हमारे यहाँ राइज था। 2002 में तकरीबन आप 1.5 सदी बाद कहें कि उसमें तब्दीली का किसी को ख्याल आया। और ये एक चीज़ और जहन में रखें कि 1947 से लेके आज तक 21 ऐसी रिपोर्ट्स जो हैं वो मुरतब की जा चुकी हैं कि पुलिस की इस्लाह कैसे करें, पुलिस किस तरह से लोगों के दुखों का मदावा करने वाली बने। लेकिन कोई इस किस्म की चीज़ जो है वो कम अज़ कम मैं आपकी जानिब आती हूँ, और मैं ज़रा इसमें कानूनी तौर पर कहाँ से कम आता है कि ये मसाइल हल ही नहीं हो पा रहे होते, या फिर नीयत ही नहीं है हल करने की। मैं इस पर आपसे बात करूँगी। महर बुखारी भी मुझे ज्वाइन कर चुके हैं प्रोग्राम में। महर, मैं आपको खुशामदीद कहूँगी। आपको ये सानेह मच वाला मामला, सबसे पहले इसी पर ही बात कर लेते हैं, ये कहाँ तक जाता हुआ दिखाई दे रहा है? अब आप बेहिसी ज़रा इस वाक़े में देखिए कि वज़ीर आज़म साहब की आमद का मुतालबा किया जा रहा है, उनकी आमद से धरना ख़त्म करने को मशरूत किया जा रहा है, लेकिन वज़ीर आज़म साहब ट्वीट पर कहते हैं कि वो जल्द आएंगे। दूसरी तरफ अफ़गानिस्तान 3 बॉडीज़ के लिए क्लेम कर रहा है कि वो हमारी हैं। तीसरी तरफ सूबाई वज़ीर कह रहे हैं कि इसको तो हाईजैक किया गया है, लोग ले जाने को और तदफीन करने को तैयार थे, लेकिन तदफीन करने नहीं दी गई है। किस तरफ ये मामला जाते हुए दिखाई दे रहा है? अफराज बुख्ती या सेनेटर अनवार काकड़ जो है फट करके उधर पहुंच जाते थे और उधर आपको विजिबली दिखाई देते थे। वो दोनों बहरहाल अब इस्लामाबाद आ चुके हैं, और अब की प्रोविंशियल जो गवर्नमेंट है वो बदकिस्मती से 48 घंटे गुजरने के बाद भी कोई वजीर उधर पहुंचा नहीं। और उसके बाद तीसरे दिन जब आपके वजीर दाखिला पहुंचे, फिर भी हमने देखा कि माजी से अगर आप ऑप्टिक्स के ऊपर ही देखें तो पीपल्स पार्टी क्या करती थी, फौरन अली रजा आब्दी या शैला रजा को उधर भेज देते थे। सेंट्रली वादतुल मुस्लिमीन को इंगेज कर लिया जाता था सेंट्रली। इस तरह कहीं ना कहीं जो है एकदम ऑप्टिक्स भी सही दिखाई देते थे, पैसिफाई भी करने की कोशिश की जाती थी, आगे लेके जाने की कोशिश की जाती थी। लेकिन इधर ऐसा ना प्रोविंशियल गवर्नमेंट की तरफ से हुआ है, ना फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से हुआ है। आज आके अगर अली जैदी और जुल्फी बुखारी जो है उधर जाके पहुंचे हैं, टू लिटिल टू लेट। वजीर आजम से बहरहाल ये सवाल अपनी जगह दरोज खड़ा है कि कितना मुश्किल है कि आप एक चॉपर में बैठ के चंद मिनटों के अंदर उधर पहुंच जाएं, उनकी दिलआज़ारी करें, उनकी बात सुने। 2013 से पहले तो कभी सुओ मोटो नोटिस भी नहीं किसी जुडिशरी ने लिया था हजारावाल की किलिंग्स का। तो शिया हजारा किस तरह इंटर्नमेंट कैंप्स में रह रहे हैं, किस तरह उनका जीना जो है वो दोबर कर दिया गया है एक ऐसे सूबे के अंदर जिधर आपको लेवी, पुलिस, एसपी, MI, ISI इंटेलिजेंस सब दिखाई देते हैं। मगर हमने ये देखा है कि सोशल फैब्रिक में शिया हजारा को सोशल फैब्रिक के अंदर इंटीग्रेट करना, उनकी ज़िंदगियां, उनके लिए एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज़, लाइवलीहुड्स को यकीनी बनाना, वो आज भी हमें दिखाई नहीं दे रहा। इफ्तिखार चौधरी के टाइम पे एक 3 मेंबर बेंच बना था, उन्होंने सुओ मोटो नोटिस लिया, उन्होंने इनएडिक्वेट कहा, यानी गैर तसल्ली बख्श कहा जो सूबाई हुकूमत ने तब रिपोर्ट दी थी, और बड़ा बरहम भी हुए थे तब कि ये नाकाफ़ी है, कोई रोड मैप नहीं दिखा रही। मगर ही रिटायर्ड और किसी ने फिर मुड़ के वापस एक दफ़ा फिर नहीं देखा।
सो ये बदकिस्मती से इसके ऊपर ह्यूमन राइट्स ने भी बड़ी रिपोर्ट्स बनाई हैं। आई थिंक द लास्ट ऑफ इट वाज द वॉकिंग डेड। उसके अंदर उन्होंने कोट किया कि हमारे अपने लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज़ के बहुत से लोग होते हैं जो सेंसिटाइज्ड ही नहीं है, बल्कि एफसी को कोट उसके अंदर किया गया कि जो इनको ईरान के एजेंट्स कहते हैं या इनको कहते हैं कि ये पॉलिटिकल मोटिवेशंस के लिए ईरान के एजेंडे के ऊपर ये काम कर रही हैं। बट देखिए ना, एक या लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज़ की सेंसिटाइजेशन है। दूसरा बड़ा इशू हमने मुशर्रफ के दौर में जिस तरह देखा कि बैंड ऑर्गेनाइजेशन लश्कर जंगवी समेत जिनके अंदर इन्वेस्ट किया गया अलहदगी पसंद कुव्वतों से लड़ने के लिए, उनके खिलाफ मुतहर्रिक होने के लिए, वो अपने तई डेथ स्क्वाड्स बन गए। उन्होंने अपने अटैक शुरू कर दिए। LEJ के जो अमीर हैं, जब उनको हाल ही में इनकाउंटर किया गया तब LEG को हमने डिसमेंटल होते तो देख लिया, मगर वो फुट सोल्जर्स अभी भी मौजूद हैं। बहुत से जो हैं वो अलकायदा, दाइश, TTP के अंदर जाके जम हो गए, अफगानिस्तान में मौजूद हैं, मगर उनकी प्रेजेंस इधर भी है। जब तक बॉर्डर फेंसिंग मुकम्मल तौर पे आप यकीनी नहीं बनाएंगे और उसको फिर फेंस करके मेंटेन नहीं करेंगे और उसके ऊपर एक पूरी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स नहीं लगाएंगे, ये इस तरह के केसेस होते चले जाएंगे। द प्रॉब्लम राइट नाउ इज़ कि इसके लिए पैसा भी दरकार है। जब वफाक बात करता है 10% सूबों का कट करने के लिए, वो इसी तरह के एक्टिविटीज़ के लिए ये काम पैसा कट करना चाह रहे हैं। मगर ऑल्सो कीप इन माइंड कि देखें ये एक बड़ा न्यूआंस्ड इशू है, इसको आप एक सिंगल तरीके से नहीं देख सकते। इसको आप ऑफकोर्स खित्ते की सूरत हाल से भी आप ज्वाइन करेंगे, आप रॉ और TT इंडियन फंडेड भी इसको देखेंगे, मगर एट द सेम टाइम जो आपके फुट सोल्जर्स हैं ऑन ग्राउंड, आपकी इनके सिंपथाइजर्स हैं, और साथ ही इंटेलिजेंस और आपकी लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज का जो किरदार है, इन सब चीज़ों को रूल आउट नहीं किया जा सकता। सो इसके लिए आपको एक बड़ी तगड़ी किस्म की एक पहले स्ट्रैटेजी बनानी पड़ेगी और फिर एग्जैक्टली बिल्कुल। आप मेहर मेरे साथ ही मौजूद हैं, आप दोनों मेहमान इनफैक्ट मेरे साथ मौजूद हैं। मैंने अगले इशू पर जाना है और पुलिस इस्लाहात के हवाले से जो बात करनी है, उसामा सिद्दीक कत्ल, आपको फिर बात का आगाज़ करते हैं। तुम्हारे में और गुल्लू भट्ट में कोई फर्क नहीं है, तुम्हें भी जेल में हम पहुंचाएंगे। दुश्मनों में कोई नहीं ऐसे करता। मैं इन जालिमों के खिलाफ लड़ने के लिए तैयार हूँ। पुलिस वालों को खास तौर पे पैगाम देना चाहता हूँ, पंजाब पुलिस को उनका एहतसाब होगा, उनको जेलों में डाला जाएगा। नहाते लोगों का खून किया हुआ है। मैं पंजाब पुलिस के लिए पैगाम देना चाहता हूँ, पंजाब पुलिस बॉस सुन लो, क्या आप शरीफ खानदान के नौकर हो? जब पाकिस्तान की पुलिस हो, एक प्रोफेशनल पुलिस फोर्स जब बन जाती है, वो फिर प्रोफेशनल तौर पे क्राइम को डील करती है। झूठी पुलिस ठीक थी, ये पीपल्स पार्टी और नून लीग की हुकूमत ने अपनी पुलिस को तबाह किया, ये इसको ठीक नहीं कर सकते। जब हमारी हुकूमत आएगी, हम आपको पुलिस ठीक करके दिखाएंगे, हम आपको पुलिस ठीक करके दिखाएंगे, हम आपको पुलिस ठीक करके दिखाएंगे। उसामा सिद्दीक कत्ल केस में आज IG इस्लामाबाद का तबादला हुआ है। तबादले मअतलियाँ, बात इससे आगे ही नहीं बढ़ती है। पुलिस रिफॉर्म्स का वादा करके हुकूमत में आने वाले वज़ीर आज़म साहब सानह साहिवाल के मुतासरीन को इंसाफ नहीं दिलवा सके, न मोटरवे केस के मुजरिम निशान इबरत बने। पंजाब पुलिस की कस्टडी में जान से जाने वाला, ATM मशीन के करीब लगे कैमरे को मुँह चढ़ाने वाला ज़हनी बीमार सलाउद्दीन हो, या पुलिस के निजी टॉर्चर सेल से बाजियाब होने वाला अमजद जो तड़प कर मर गया, आमिर जिसे चोरी के इल्ज़ाम पर पुलिस ने उठा लिया था और फिर इसकी लाश थमा दी थी घर वालों को। पुलिस चोरी के इल्ज़ाम में धरा जाने वाला वो 8 साल का, महज 8 साल का अहमद, जिसे घर वालों को इत्तला दिए बगैर पुलिस वाले 3 दिन तक बदतरीन तशद्दुद का निशाना बनाते रहे। याद है ना आपको? मासूम बच्चे को बरहना करके जलते हुए हीटर पर बिठा दिया था। नोटिस हुआ लेकिन किसी को सज़ा नहीं हुई। PTI हुकूमत की नाकामी की दास्तान बढ़ती ही जा रही है। लेकिन इसके साथ साथ मैं एक सवाल और उठाना चाहूँगी, क्यों तहरीक इंसाफ समेत पिछली कई हुकूमतें जुडिशल और पुलिस रिफॉर्म्स लाने में नाकाम हैं? एक तरफ पुलिस का जुल्म ख़त्म नहीं हो रहा, दूसरी तरफ फुटेज सामने होते हुए भी मुजरिमान क्यों बच जाते हैं? खालिद साहब, ज़रा सबसे पहले आप ही इस बात पर रिस्पॉन्ड कीजिएगा सर, कहाँ सिस्टम में तब्दीली की ज़रूरत है जो नहीं हो पा रही है? देखिए जी, मेरे सामने इस वक्त 2009 की जुडिशल पॉलिसी जो है वो मौजूद है, जो कि वो बहुत तवील डेलिब्रेशंस के बाद मुरतब की गई थी। इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी साहब के ज़माने में उन्होंने अपने बहाली के 3 ही हफ्ते के बाद जो है एक जुडिशल कॉन्फ्रेंस बुला के, और तमाम स्टेक होल्डर्स, उसमें पुलिस भी थी, वकला भी थे, जुडिशरी थी,
आम पब्लिक थी, जेल के लोग थे और जो ज्यूरिस्ट हैं वो मौजूद थे और सारी चीज़ की थ्रेड बेयर इसको देखा गया। और उस वक्त एक पॉलिसी जो कि 1 जून 2009 से राइज है, लेकिन उसके किसी एक अयोटा पे भी मुझे अमल दरामद होता हुआ दिखाई नहीं देता। वहाँ पूरा एक प्लान लिया गया था कि कौन से केसेस जो हैं उनको कितने अरसे में निपटाया जाएगा, उसका क्या तरीक़ेकार होगा। फिर उसके साथ उन्होंने इसमें प्रपोज किया था कि हमारी जो प्रोसिक्यूशन है उसमें क्या हुक्म है और हमारी जो इन्वेस्टिगेशन है उसमें क्या हुक्म है, उसके बारे में उन्होंने खासी तफसीली वहाँ पे वो उसका लाया अमल जो है वो मुरतब किया। फिर उसकी रोशनी में जो हमारे सबसे बड़े गवर्निंग लॉज हैं इन सारी चीज़ों को जिसके लेके पुलिस आगे चलती है और हमारी जुडिशरी चलती है, उसमें ख़ास तौर पे ज़ाब्ता फौजदारी की बात मैं करूँगा, फिर ज़ाब्ता दीवानी है, इनके अंदर मुतअद्दिद उन्होंने उस वक्त तरामीम तजवीज़ की थी और वो हुई भी। लेकिन बात यह है कि नतीजा कोई सामने नहीं आ रहा। इसका मतलब ये है कि वो कवानीन अगर आप बना लेते हैं और उनको आप हवा में उड़ा देते हैं तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। पॉलिसीज़ आप बना लें, जैसे मैंने पहले आपको कहा कि पुलिस की रिफॉर्म्स के हवाले से क़याम पाकिस्तान से लेके आज तक 21 रिपोर्ट मुरतब हुई हैं, लेकिन कहाँ दिखाई देता है आपको कोई तब्दीली। और आपने बिल्कुल बजा पॉइंट आउट किया, आप उस दौर का तसव्वुर करें कि जब ना सीसीटीवी कैमरे थे, ना कहीं कोई फुटेज मौजूद होती थी, ना कोई मोबाइल थे जिससे कोई फुटेज बना के उसको वायरल कर देता था, ना सोशल मीडिया का इतना नेटवर्क था कि ये सारी चीज़ें इतनी फैल जाएं कि पुलिस समेत तमाम लोग जो हैं उनको अपनी रेपुटेशन संभालना मुश्किल हो जाए। उस वक्त क्या होता होगा? आज भी तकरीबन वही सारी चीज़ चल रही है, वही माइंडसेट है और कंकॉक्टेड चीज़ों को करना बहुत आसान बना दिया गया है। उनके लिए गुंजाइश इस बात की रखी गई है कि वो अगर तोड़ना मोड़ना चाहें किसी चीज़ को बड़े आराम से कर सकते हैं। और ये थोड़ी सी डिफिकल्टी है कि पॉलिसी बनाना, इस्लाहात ले आना, क्योंकि ये बड़ा पॉपुलर नारा है कि हम पुलिस को गैर सियासी बनाएंगे। लेकिन सर उसके लिए आगाज होता हुआ भी तो कहीं दिखाई दे, काम हो ना हो लेकिन कम से कम आगाज होता हुआ दिखाई तो दे कि आगे जाकर ये प्रोसेस में तो होगा। बहरहाल मेहर, जब ऑपोजिशन में थे खान साहब तो उस वक्त कहा करते थे कि पीपल्स पार्टी की, मुस्लिम लीग नून की नीयत ही नहीं है। लेकिन अब उसामा सत्ती का केस हो, इससे पहले की जिन केसेस की मैंने मिसालें दी हैं, जहाँ जहाँ सीसीटीवी फुटेज तक मौजूद हैं, सलाउद्दीन वाला वाकया हो, वहाँ पर क्या तब्दीली सरकार की भी नीयत ही नहीं है या फिर ये अभी तक समझ ही नहीं पाए हैं कि तब्दीली लानी कैसे? देखिए, मैं अब नीयत के ऊपर क्या कहूँ, मगर ये बहरहाल ज़रूर है कि हम ये समझ गए कि नीयतों का अचार डालने से हमें कुछ नहीं मिलना है इस मुल्क में। आपको एक बात बताऊँ कि जो मिसालें आप रख रही हैं सामने, ये टॉर्चर की हैं, ये कस्टोडियल डेथ्स की हैं। टॉर्चर एंड कस्टोडियल डेथ्स का बिल 2020 फरवरी 2020 के अंदर टेबल किया गया था सेनेट के अंदर, और आज हम कहाँ खड़े हैं? ये आज तक इसके ऊपर कोई काम नहीं किया। मैंने सदर मुमलिकत का इंटरव्यू किया, उन्होंने कहा ये तो असेंबली में एक दूसरे के ऊपर सिंक उठा उठा के मारते हैं, तो मैं ऑर्डिनेंस ना दूं तो क्या करूं? यानी कि ये पूरे का पूरा सिस्टम इन लोगों ने अभी मुंजमद कर दिया है, खड़ा हो गया है। इसके ऊपर हम पेशरफ नहीं देख रहे। बजा फरमा रहे हैं अभी कि ये 21 रिपोर्टें 1947 से अब तक आ चुकी हैं, मगर इनका करें क्या? मसला इधर माइंडसेट का है, ज़हनियत का है। आपने साहिवाल का इंसिडेंट के बाद आपको याद होगा आईजी पंजाब अमजद सलीमी साहब ने तब एक बड़ी प्रेस रिलीज़ निकली थी उनकी तरफ से कि हमने इनकाउंटर के अंदर बहुत बड़े दहशतगर्द पकड़ लिए हैं और फलां हो गया, ढमकाना हो गया। और उसके बाद ऑफ कोर्स डिट्रैक्ट करना पड़ा जब हमने कैमरे की आंख ने दिखाया कि किस तरह बच्चों को यतीम कर दिया गया और किस तरह से इनसेंसिटिवली और किस वायलेंस से उन लोगों को एप्रीहेंड किया गया था, और दे हैड नथिंग इन हैंड। तो ये आपको वो माइंडसेट बताता है मिस इन्फॉर्मेशन का, वायलेंस का। मगर मसला इधर ये बताऊं, मसला इधर ये है कि इधर कोई इधर एहतसाब नहीं है, ऊपर से लेके नीचे तक नहीं है। ना सियासतदानों के लिए, अपने मिनिस्टर्स के लिए है, ना ब्यूरोक्रेसी के लिए। हर वज़ीर दाखिला ने आता है, अपनी मर्जी की तकर्रियाँ करता है। अभी आप देखें ब्रिगेडियर जाज शाह साहब के दौरे हुकूमत में दारुल हुकूमत के अंदर एज मिनिस्टर उनके 600 से ज़ायद CCTV कैमरे नहीं काम कर रहे थे। लेकिन म्यूजिकल चेयर्स भी जब लोग खेलते हैं तो बचपन से आपको याद होगा एक चेयर को तो उल्टा करना पड़ता है ना, किसी को तो बाहर करना पड़ता है जब उसको कुर्सी नहीं मिलती। ये अच्छी नई म्यूजिकल चेयर्स है जिसके ऊपर खेले चले जा रहे हैं, सिस्टम से कोई बाहर नहीं हो रहा, कोई पूछ नहीं रहा कि आपकी कारकर्दगी क्या है, आपने काम क्या किया है। वजीर आजम का ये कहना कि इतने बेहिस लोग जो हैं वो फोर्स में होने ही नहीं चाहिए, तो जनाब वाला हमें तकारीर और हमें स्टेटमेंट्स तो चाहिए नहीं है। आप तो चीफ एग्जीक्यूटिव हैं,
अपने वुज़रा से स्टार्ट कीजिए कि जिनकी कारकर्दगी नहीं है, आप उठा के उनको दूसरी कैप पहना देते हैं, दूसरी मिनिस्ट्री सौंप देते हैं, फिर निचली सतह तक जाइए, देखिए कि क्यों नहीं पुलिस के अंदर सेंसिटाइजेशन, क्योंकि एहतसाब ही कोई नहीं है। दे नो दे कैन गेट अवे विद मर्डर बिकॉज दैट इज एग्जैक्टली व्हाट दे हैव बीन गेटिंग अवे विद। एंड सिर्फ इस टेन्योर में नहीं, PMLN के दौर में, PPP के दौर में, हर दौर के अंदर दे गेट अवे विद मर्डर। मसला इधर सिर्फ क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम की ओवरहॉलिंग और रिफॉर्म्स नहीं है, वो सारी सियासी अमेंडमेंट जो पुलिस एक्ट 2002 के अंदर हैं, पॉलिटिकल अमेंडमेंट्स ऐसे, उनको स्क्रैप ऑफ करना होगा। और एक दिस इज नो रॉकेट साइंस, आपको बच्चा बता सकता है ऑन द टॉप ऑफ देयर हेड कि मसला क्या है हमारी पुलिस के साथ। पॉलिटिकली मोटिवेटेड है, इसके अंदर अंडर स्टाफिंग है, अंडर ट्रेनिंग है, लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन है, लैक ऑफ ग्रैंड स्ट्रैटेजी नहीं होती बिटवीन इंटेलिजेंस एजेंसीज एंड योर पुलिस फोर्स। ये सारे मसाइल जो हैं ये तो अब हम गिन सकते हैं। लेकिन महर प्रॉब्लम ये है ना कि जब भी असेंबली का माहौल देखा जाए वहां पर तो वही आपने जो एक बात कही कि आपस में एक दूसरे के लिए तू मैं ही चल रही होती है, तो ये रिफॉर्म्स और जो करना है उसके पर काम करेंगे कब? खालिद साहब आप अपना जुमला दीजिए सर। जी, मैं आपसे अर्ज ये करना चाह रहा हूं कि अब बाकी मामलात में तो खान साहब कह सकते हैं कि ये तैयारी नहीं दी, या उसकी वो इंटरप्रिटेशन कोई कर सकते हैं, लेकिन इसके ऊपर तो वो बड़ा क्रेडिट लेते हैं कि हमने 2002 का जो पुलिस आर्डर था उसके ऊपर हम नहीं रहे, बल्कि KP में हमने 2017 में नई पुलिस रिफॉर्म्स के तहत नया पुलिस ऑर्डर दिया है और हमने वहाँ पे डीपोलिटिसाइज कर दिया है पुलिस को। हमने वहाँ पुलिस को जो है वो आवाम का खादिम बना दिया है, हमने वहाँ पुलिस को मुजरिम पकड़ने वाला बना दिया है। भाई आपने वो वहाँ पे काम किया हुआ है। 2.5 साल में किस चीज़ ने आपका हाथ रोका है कि जहाँ और जिस जगह पे आपकी हुकूमत है, पंजाब के अंदर है, बलूचिस्तान में आप मेन पार्टनर हैं, वहाँ आप इस चीज़ को क्यों नहीं कर सके हैं? तो ये सारी ऐसी चीज़ें। और दूसरी एक बात और, वो आप साहिवाल केस की बात कर रहे हैं बार बार, देखें उसमें क्या हुआ, उसमें मामला राजीनामे पे चला गया। सुप्रीम कोर्ट के मुतअद्दिद फैसले मौजूद हैं जिसमें यह कहा गया कि फसाद फिल अर्द जो है उसकी इजाजत नहीं दी जा सकती, और राजीनामे का जो कानून है वो वहां आके खत्म हो जाता है जहां मामला फसाद बिल अर्द का होगा। तो इतनी खुली जब आप दहशतगर्दी देखते हैं, पुलिस गर्दी देखते हैं, और उसके बाद आप उसको जो है वो अंडर द कारपेट दे देते हैं, ऐसी पुलिस प्रोसिक्यूशन देखते हैं खालिद साहब के वो मुल्जिमान जो हैं बाइज्जत बरी हो जाते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया खालिद अजीम साहब, आप मेरे साथ मौजूद थे, मेहर बुखारी मौजूद है। मैं ज़रा पॉलिटिकल साइड पर जा रही हूँ और अब मैं बात करने जा रही हूँ कि वो अकेला ही चला था जानिब मंजिल, मगर लोग मिलते गए और PDM बन गई। लेकिन आज तकरीबन 4 माह बाद मौलाना बज़ाहिर फिर अकेले से हो गए हैं। बनू में PDM का पंडाल तो सजा, लेकिन रौनक बख्शने के लिए न तो बिलावल आए हैं न मरियम नवाज़। पीपल्स पार्टी की मौलाना से किनारा कशी तो काफ़ी वक्त से दिखाई दे रही थी, लेकिन मरियम का शिरकत न करना और नवाज शरीफ का शहबाज शरीफ को फ़ोन करके अच्छे दिन आने की नवीद सुनाना, ये बड़ा सवालिया निशान है। लेकिन ऐसे में नाज़रीन, मौलाना हर तरफ से फंसे हुए दिखाई दे रहे हैं। कल PDM की लाहौर मीटिंग में भी नून लीग ने पीपल्स पार्टी से वजाहतें तलब की हैं। PDM का मुस्तकबिल क्या नज़र आ रहा है? जो बुर्ज हुकूमत को गिराने के लिए इकट्ठे हुए थे, क्या एक दूसरे को गिराने की कोशिशों में हैं? और मौलाना का मुस्तकबिल सियासी तन्हाई है या फिर कुछ और है? क्या नज़र आ रहा है महर आपको? देखिए, अभी मार्च अप्रैल तक तो PDM कुछ भी अचीव नहीं कर पाएगी, और जिस मोमेंटम का हम बार बार जिक्र कर रहे थे वो आप देख रहे हैं कि अदम हाज़री मौजूदगी जो बिलावल साहब और मरियम की है, उसकी वजह से मोमेंटम भी अब टूटता चला जा रहा है। ये मोमेंटम एक बहुत ज़रूरी होता है किसी भी तहरीक को जान बख्शने के लिए, उसको तवालत देने के लिए। ये बात अपने तय ज़रूर दुरुस्त है कि इस्तीफ़ों के ऊपर PDM ने इस्तीफ़े ना देने के ऊपर जो PMLN ने भी साथ दिया है, उसकी वजह से बहरहाल जो है इनको एक लॉन्जिटिविटी या कोई थोड़ा सा दवाम या एक ज़्यादा टाइम तो मिल गया। इन लोगों ने पॉलिटिकल एकोमोडेशन दिखा के सियासी जमातों ने PDM को इंटैक्ट तो रखा है, मगर इसको चलाने के लिए आपको वो मोमेंटम चाहिए जो अभी बहरहाल आहिस्ता आहिस्ता टूटते हुए दिखाई दे रहा है। मौलाना साहब एक हार्ड लाइनर हैं, मरियम साहिबा जो हैं उनकी ख़ानदान को और उनकी सियासी जमात को जो धचके पड़े हैं वो उसके शौक से रील कर रही हैं। शी हैज़ ऑफ कोर्स अपने उनके अपने इशूज़ हैं जिन्हें रिजॉल्व करना है। और पीपल्स पार्टी आप देख रहे हैं कि अपनी बड़ी पॉलिटिकल सियासी एक्यूमेंट को इस्तेमाल करते हुए, सिस्टम में रहते हुए
जो है इनको डिसलॉज करना चाह रही है। ये MRD से 1985 के अंदर सिस्टम या मैदान खुला ना छोड़ने का जो सबक सीखा था बीबी ने, वो बिलावल भुट्टो जरदारी उनको बता दिया गया है, उन्होंने पढ़ भी लिया है कहीं, वो उसके ऊपर सॉलिडली कायम है। उनकी जमात भी ये समझती है कि ये मैदान खुला छोड़ने से सबसे बड़ा लूज़र तो बहरहाल पीपल्स पार्टी ही होगी इस सिचुएशन के अंदर। तो अब देखना ये है कि मार्च अप्रैल तक तो एक मोमेंटम कैरी ऑन करना था, जो आज बन्नू के अंदर हमें टूटता हुआ दिखाई दे रहा है। पोस्ट सेनेट इलेक्शंस इनके रेजिग्नेशंस जो हैं वो कितनी अहमियत के हामिल होंगे वो भी ज़्यादा नहीं होगा। सो ऑफ कोर्स, मगर एक बात भी जहन में हमें ज़रूर रखनी है, हमें ये देखते हुए तो दिखाई देता है कि कुछ भी इन फेवर इनके नहीं जा रहा, मगर अगर ये हुकूमत इतनी ही हट धर्म रही और इतने ही इनफ्लेक्सिबल रहे इमरान खान साहब, तो हमने इस मुल्क में ये भी देखा है कि तहरीकों को जान पकड़ते हुए या चीज़ें जो हैं उनको तब्दील होते हुए देर नहीं लगती। चाहे जजेस की रेस्टोरेशन थी जो इम्पॉसिबल दिखाई दे रही थी 2008 के अंदर, किस तरह जो है वक्त बदला और किस तरह पीपल्स पार्टी के पास कोई चॉइस नहीं थी बट टू रिस्टोर द जुडिशरी, वो भी हमने देखा। उसी तरह अगर आप माजी के अंदर भी चली जाएं तो माजी के अंदर भी हमने देखा है कि ये ज़्यादा देर नहीं लगती एकदम कॉइन फ्लिप होने के अंदर। ये बात इमरान खान को समझनी चाहिए, ये उनको एक ग्रेस पीरियड मिल गया है। लेकिन दूसरी तरफ क्योंकि आप माजी की बात कर रही हैं महर, सेवानों के अंदर लाना चाहिए, वो कानून साजी करनी चाहिए जिसके वो वादे करते आए हैं कि सिस्टम ओवरहॉल करें, इस्लाहात लेकर आएं। अच्छा, दूसरी तरफ आप क्योंकि माजी की बात कर रहे हैं तो ये तीनों जमातें, PDM की जो बड़ी मेन जमातें हैं, मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी, मौलाना फजलुर रहमान साहब, ये तीनों अपने नज़रियात पर जमे रहेंगे आखिर तक? इस मोमेंटम को जो अब टूट रहा है इसको लेकर चलते रहेंगे? क्योंकि माजी में तो हमने यही देखा है कि कभी भी पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून ये भाई भाई नहीं रहे हैं, आखिर में अपने मफादात के लिए एक दूसरे को धोखा देते रहे हैं। देखिए, कौन से नज़रियात, आप कौन से नज़रियात का जिक्र कर रही हैं? अभी तक तो एक डिमांड है कि इमरान खान चले जाएं। नज़रियात कौन से हैं? सबसे बड़ा इनके ऊपर जो फॉल आउट हो रही है वो मीन्स टू एन एंड है, यानी कि उस एंड इमरान खान को डिसलॉज करने के लिए जो तरीका है कार उधर कैसे पहुंचा जाए, उधर तो स्ट्रैटेजी ही किसी की एक नहीं दिखाई दे रही। आप पीपल्स पार्टी कह रही है कि ना हम GHQ जाएंगे, ना हम उधर धरना देंगे, ना हम पिंडी का रुख करेंगे लॉन्ग मार्च के लिए। तो ये तो स्ट्रैटेजी अभी नहीं समझ आ रही ना। तो मैं तो नज़रियात के ऊपर आ ही नहीं रही। ये नारे लगाने से, शोर शराबा और कोविड मजीद फैलाने से या रैलीज करने से तो आप सिविलियन सुप्रीमेसी नहीं इंश्योर कर सकते। सिविलियन बालादस्ती इस तरह तो इंश्योर होनी नहीं है। सिविलियन बालादस्ती तो बड़ी सिंपल इंश्योर होनी है, बेहतरीन गवर्नेंस से, ट्रांसपेरेंसी से, अकाउंटेबिलिटी से, जो माजी में हमने कभी देखा नहीं है। जब मौका मिलता है डॉन लीग्स की सूरत में तो आप अपने वुज़रा कुर्बान कर देते हैं। जब आपकी पॉलिसी को या आपके किसी रिपोर्ट को, इक़दाम को रिजेक्ट कहा जाता है ट्वीट के अंदर, तो आप उनसे अनरिजेक्ट करा देते हैं मगर इस्तीफे तलब नहीं करते। सो बहुत से ऐसे टाइम्स होते हैं जिधर आप सिविलियन सुप्रीमेसी को रियलिस्टिकली इंश्योर करा सकते हैं, इस तरह नहीं करा सकते जो करा रहे हैं। जो अगर हम लोग और महर जो आगाज में बातें हो रही थी, इलेक्शन इस्लाहात की बातें हो रही थी, जुडिशल सिस्टम के इस्लाहात की बातें हो रही थी, उस पर तो कोई बात ही नहीं कर रहा। देखिए, वो असल काम है ना, वो नजरियात हैं। फिर आप कहें कि भाई अब ये हमारा ये आइडियोलॉजिकली हम इसमें बिलीव करते हैं और वी विल गेट टू दिस पॉइंट। हम वो सारे काम पार्लियामान के अंदर करने वाले हैं, चाहे इंतखाबी इस्लाहात हों, चाहे आपकी पुलिस रिफॉर्म्स हों, ये सारे काम तो अंदर बैठ के आपने करने। कानून साजी हुई भी है, उसको इम्प्लीमेंट कराना है। एक सूबा देखें, अभी आउटसाइडर्स कौन है, एक रेलेवेंसी की जंग लड़ रहे हैं मौलाना साहब। PMLN के पास कोई स्टेक नहीं है सिस्टम के अंदर। द इंटायर सिस्टम गोइंग वेरी मच सूट्स देम पॉलिटिकली। एक पीपल्स पार्टी है जो सिस्टम का हिस्सा है, जो सिस्टम के अंदर रहते हुए काम करना चाहती है और ये सबक सीख भी चुकी है माजी के अंदर। मुझे लगता है कि अभी इन सब के जिसे आप कहते हैं ना कि व्हाट्स एट स्टेक, इन सब के एट स्टेक केसेस के अलावा बहुत मुख्तलिफ इनकी सिचुएशंस हैं। तो इसीलिए आपको स्ट्रैटेजीज़ के अंदर भी मुख्तलिफ चीज़ें दिखाई दे रही हैं। हमें तो अभी ये भी इतलात मिल रही हैं कि बहुत सी चीज़ों के ऊपर कहीं अंडरस्टैंडिंग भी पीपल्स पार्टी की हो गई है पसे पर्दा, के कुछ केसेस मुंतकिल कर दिए जाएंगे वापस सिंध, कहीं हौला हाथ भी रख लिया जाएगा। तो ये बातें सारी आपको पता है, फिर मौरख लिखता है, ये आगे आके सामने आई जाती है। ये पीपल्स पार्टी की स्पेशली अंडरस्टैंडिंग वाली बातें तो गुज़िश्ता 3 महीनों से मुख्तलिफ खबरें आ रही हैं। बहुत बहुत शुक्रिया महर, आप प्रोग्राम में साथ मौजूद थी। आज़म साहब की आज बात हो रही है तो वज़ीर आज़म साहब वज़ीर आज़म बनने से पहले एक और भी बड़ा वादा किया करते थे, क्रिकेट बोर्ड के हवाले से कहा करते थे, पाकिस्तान क्रिकेट के लिए कहा करते थे कि अपने पैरों पर खड़ा करेंगे और पाकिस्तान का क्रिकेट फिर क्या होगा तब्दीली सरकार में वो हम देखेंगे। लेकिन आके ढूंढ ही रही हैं अभी वो वक्त और क्रिकेट का क्या हाल है, क्या क्या वहाँ हो रहा है, इस पर मैंने बात करनी है ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक वंस अगेन जी। सिंध के सरकारी स्कूल्स, कॉलेजेस और लाहौर के निजी कॉलेजेस का बुरा हाल है। लाहौर के तो तकरीबन तमाम निजी कॉलेजेस को काम करने से रोक दिया गया है और सिंध में अभी बात सिर्फ रिपोर्ट्स तक महदूद है। इस पर बात करने के लिए और इसे समझने के लिए लाहौर से दानियाल और कराची से संजय साधवानी मेरे साथ मौजूद हैं। दानियाल, उमर, नाक़िस इंफ्रास्ट्रक्चर, लाइब्रेरी और कंप्यूटर लैब ना होने पर डायरेक्टर कॉलेजेस लाहौर ने 29 में से 27 प्राइवेट कॉलेजेस के BS ऑनर्स प्रोग्राम मुस्तरद कर दिए हैं। लेकिन क्या सरकारी कॉलेजेस में सब अच्छा है? वहाँ की सूरत हाल पर हुकूमत क्या कर रही है? जी बिल्कुल किरण, ये जब से पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की हुकूमत आई है, पंजाब के अंदर जो एजुकेशन का मैदान है उसमें आहिस्ता आहिस्ता से सख्तियाँ आना शुरू हुई हैं। अब ये जो निजी कॉलेजेस की बात है, इन निजी कॉलेजेस ने अप्लाई किया हुआ था कि उन्हें अपने BS ऑनर्स का जो 4 साल का प्रोग्राम है वो करवाने की इजाज़त दी जाए। तकरीबन ये 29 कॉलेजेस हैं जिन्होंने अपनी एक्रीडेशन के लिए, चार्टर के लिए अप्लाई किया था। लेकिन हुआ ये कि सिर्फ 27 को जो है वो, उनमें से 27 जो हैं उनको कहा गया कि आप अहल ही नहीं हैं कि आपको हम इन तमाम चीज़ों पर जो है वो एक चार्टर दे दें, आपको BS ऑनर्स करने की इजाज़त दी जाए। अब ये चंद एक चीज़ें हैं जो कि होना किसी भी कॉलेज के अंदर लाजमी है, जिसके अंदर लाइब्रेरी जो है उसका होना लाजमी है। ऐसी लाइब्रेरी जिसके अंदर तकरीबन 1500 किताबें हों, रिसर्च आर्टिकल्स पढ़े हुए हों। इसी के साथ साथ आपकी जो क्लासरूम्स हैं उनके अंदर जो है वो हर डिपार्टमेंट के लिए एक अलग से सेमिनार रूम होना चाहिए, कॉन्फ्रेंस रूम होना चाहिए, 2 जो है वो लेक्चर रूम्स होने चाहिए, फिर उसके बाद पार्किंग स्पेसेस होनी चाहिए, खुले जो है वो ग्राउंड्स होने चाहिए। ये तमाम चीज़ें जो है वो कॉलेज के लिए होना लाजमी है। लेकिन लाहौर में हो क्या रहा है? हो ये रहा है कि 1 किनाल की, 2 किनाल की जो कोठियाँ हैं उनके अंदर ये कॉलेजेस कायम कर दिए जाते हैं और उसके बाद अपनी जो एक्रीडेशन है उसके लिए अप्लाई कर दिया जाता है। और सोचने की ये भी बात है कि इतने कॉन्फिडेंस के साथ ये कॉलेज खोलने के लिए पैसे भी लगा दिए जाते हैं, तो वो मालिकान ये सोच कैसे लेते दानियाल, हैं कि मैं आपसे ये भी साथ साथ पूछ रही हूँ ना कि जो स्टैंडर्ड सेट कर दिए गए प्राइवेट कॉलेजेस के लिए, क्या वो स्टैंडर्ड सरकारी कॉलेजेस के लिए भी हैं? उसकी बेहतरी के लिए भी कुछ हो रहा है? किरण, जो सरकारी कॉलेजेस हैं लाहौर के अंदर स्पेशली वो कमोवेश जो है वो HEC की जितनी भी जो पॉलिसी है, ख़ास तौर पे जो उन्होंने जितनी भी फैसिलिटीज़ स्टूडेंट को, स्टाफ को देनी है उस पर वो पूरा उतरते हैं। जितने भी गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं उनके पास जाहिर है लाइब्रेरी की भी फैसिलिटीज़ है। हाँ, ये देखना बहुत ज़रूरी है कि वो स्टैंडर्ड को मीट करते हैं, वहाँ पर क्या तालीमी निज़ाम जो है वो उस तरह से चल रहा है या नहीं चल रहा। लेकिन जो पंजाब हायर एजुकेशन कमीशन ने एक स्टैंडर्ड सेट किया हुआ है कि आप तब ही एक कॉलेज खोल सकते हैं, उस पर सरकारी कॉलेजेस तो पूरा उतरते हैं। लेकिन लाहौर में जो निजी कॉलेजेस हैं वो ऐसे मौजूद हैं। बिल्कुल ठीक है। आप कह रहे हैं लाहौर में, पंजाब में ये मामलात हैं, लेकिन सिंध के बारे में तो मैं खुद कह सकती हूँ कि यहाँ पर ये मामलात नहीं है। संजय, जिन स्कूल्स में लाइब्रेरी नहीं है, लैब ही नहीं है, क्या वहाँ बच्चे नहीं पढ़ते हैं? और अगर पढ़ते हैं तो वो आज तक कैसे पास करते हैं एग्जाम्स बगैर लैब के? देखें किरण, बच्चे पढ़ते हैं लेकिन आपको पता है सिंध में इम्तिहानात में नकल किस तरह होती है। सिंध के तालीम का मयार सबके सामने है जो नीचे गिरता हुआ जा रहा है। अगर सिंध के कॉलेजेस की बात करें तो 864 ऐसे कॉलेजेस हैं जिनमें लाइब्रेरी नहीं है। बच्चे जो हैं वो लाइब्रेरी और लैब की सहूलियत से महरूम हैं। साइंस लैब जो है वो 864 ऐसे कॉलेजेस हैं जिसमें साइंस लैब नहीं है, बच्चे वहाँ पढ़ नहीं सकते। इसके अलावा अगर 1719 कॉलेजेस की बात करें तो उनमें से सिर्फ 265 ऐसे कॉलेजेस हैं जिनमें फिजिक्स की लैब्स मौजूद है, यानी 1500 से करीब ऐसे कॉलेजेस हैं जिनमें फिजिक्स लैब्स भी मौजूद नहीं है। इस तरह हायर सेकेंडरी की अगर बात करें तो 291 ऐसे हायर सेकेंडरी के स्कूल्स हैं, कॉलेजेस हैं जिनमें सिर्फ 100 ऐसे इदारे हैं जिनमें केमिस्ट्री की लैब मौजूद है। बाकी में केमिस्ट्री की लैब तक मैसर बच्चों को नहीं है, तो जिसकी वजह से सिंध की तालीम का ग्राफ जो है वो काफ़ी नीचे गिरता हुआ जा रहा है। अगर कराची की बात करें खास तौर पर तो कराची में 642 ऐसे स्कूल्स हैं जिनमें से सिर्फ 71 में लाइब्रेरी मौजूद है। बच्चे सिर्फ 71 लाइब्रेरी में पढ़ सकते हैं। तो 700 ऐसे स्कूल्स हैं कराची के सिर्फ सरकारी जो लाइब्रेरी से भी महरूम है। तो यहाँ तो मैं ये मिसाल दे सकती हूँ कि दूसरों को नसीहत और खुद मियाँ फसीहत कि आप अपने काम सीधे नहीं कर रहे हैं, लेकिन निजी स्कूल्स और कॉलेजेस को उनके स्टैंडर्ड्स पे ना उतरने की वजह से उनको जरूर बंद किया जा रहा है। बहुत शुक्रिया दानियाल और संजय साथ मौजूद थे। ब्रेक ले रही हूँ, ब्रेक के बाद वापस आती हूँ।
पाकिस्तान T20 की नंबर 1 टीम मिसबाह उल हक साहब के जेर असर नंबर 4 पर आ गई। श्रीलंका, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड और न्यूजीलैंड के खिलाफ कौमी टीम की शिकस्त की तारीख लंबी होती रही तो पीसीबी को भी फिर होश आया है और मिसबाह उल हक को खैरबाद करने का फैसला कर लिया है। उनकी जगह हेड कोच के ओहदे के लिए एंडी फ्लावर्ट से राब्ते भी किए जा रहे हैं। वतन वापसी पर मिसबाह उल हक क्रिकेट कमेटी के सामने पेश होंगे। क्रिकेट कमेटी रिपोर्ट चेयरमैन पीसीबी को इरसाल करेगी। इस इशू पर बात करने के लिए मुझे ज्वाइन कर चुके हैं शुएब जट, मेरे साथ मौजूद हैं। इसके साथ साथ कादिर ख्वाजा भी साथ मौजूद होंगे। शुएब, क्या लगता है आपको, मिसबाह को उनके गलत फैसले ले डूबे जिनमें सरफराज को हटाना और फिर टीम सिलेक्शन में भी वो नाकाम ही रहे? देखें किरण, बहुत सारे जो है वो अवामिल हैं, सिर्फ ये दो मामला ही नहीं है, बहुत सारी और भी चीजें थी। और फिर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने उसके बाद ये फैसला किया कि देसी कोच कह लें या एक ऐसा कोच जिसका पहले कोचिंग में कोई एक्सपीरियंस नहीं था, उसको हटाने में ही आफियत है। और ये फैसला उन्होंने कर लिया है। और ये फैसला कोई आज नहीं हुआ, बल्कि अभी ये टेस्ट सीरीज जारी थी तभी ये फैसला कर लिया गया था। और उसके बाद इसी वजह से जब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन और चीफ एग्जीक्यूटिव जो है वो यूके में थे, अभी छुट्टियां मनाने गए हुए थे, तो उस दौरान उन्होंने वहां पे गैर मुल्की कोचेस से राब्ते शुरू कर दिए थे, उनसे बातचीत शुरू कर दी थी। आज हमने ये खबर जो ब्रेक की तो उसके बाद जो है वो जो बैकडोर डिप्लोमेसी थी, समझे कि हमने उसको जो है वो सबके सामने आया कर दिया। तो अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने ये फैसला किया कि मिसबाह उल हक जो कोचिंग एक्सपीरियंस नहीं रखते, उन्हें दौरे जनूबी अफ्रीका आखिरी असाइनमेंट के तौर पे दिया जाएगा, चाहे उसके नताइज कुछ भी रहे, पाकिस्तान वो जीते, चाहे वो सीरीज ड्रॉ हो या पाकिस्तान के अगेंस्ट उसका फैसला है। लेकिन ये फैसला हो चुका है कि अब मिसबाह उल हक को घर भेज दिया जाएगा। और अब आपको बताता चलूं कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का और उनका मिसबाह उल हक का जो एग्रीमेंट है वो 3 साल का था, तो अभी उनका 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट बाकी था। लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड बहुत स्मार्ट मूव खेलने जा रहा है कि क्रिकेट कमेटी जो है उसके ऊपर ये सारी चीजें डाल दी जाएंगी। क्रिकेट कमेटी के सामने मिसबाह उल हक की पेशी होगी, जहां पे अच्छी खासी लहदें होगी। मैं अभी से बता रहा हूँ, बड़ी बात पुरस की जाएगी। मिसबाह उल हक वहां पे खामोशी से नहीं बैठेंगे। बहुत शुएब, मैं आती हूँ दोबारा आपकी तरफ, लेकिन कादिर सिर्फ मिसबाह रगड़े में आएंगे या फिर बैटिंग कोच यूनुस खान, बॉलिंग कोच वकार यूनुस, इनसे भी नाकिस तरीन कारकर्दगी पर सवालात होंगे? किरण, बहुत अच्छा आपने सवाल किया है। देखिए, मिसबाह उल हक जो है उन्होंने अपनी कप्तानी में पाकिस्तान को 26 टेस्ट मैचेस जितवाए, कामयाब तरीन कप्तान रहे। मिसबाह उल हक जो है हाल ही उन पर तनकीद नहीं करनी चाहिए। वकार यूनुस अब बॉलिंग कोच हैं, उनका भी मुकम्मल एहतसाब होना चाहिए। और इसी के साथ साथ बैटिंग कोच जिनको बाकायदा तौर पर एक तनकीद का निशाना नहीं बनाया जाता, उस तरह जिस तरह मिसबाह उल हक जेर ताब आते हैं। यूनुस खान की कारकर्दगी का जायजा लेने के लिए भी क्रिकेट कमेटी भरपूर तरीके से तैयार है। और आइंदा हफ्ते जो है वो 12 या 13 जनवरी को क्रिकेट कमेटी का इजलास होगा। उसमें यूनुस खान की जो डायरी है उसके मुतालिक भी पूछा जाएगा कि वो उस डायरी में क्या लिखते रहे हैं और क्या बैट्समैनों को मशवरे देते रहे हैं और बैट्समैन को क्या सिखाया है। देखिए, ये प्रोफेशनल बैट्समैन होते हैं, प्रोफेशनल क्रिकेटर्स जो होते हैं, उनको इस हद तक कोचिंग की जरूरत नहीं होती कि उनके हाथ पकड़कर जो है उनको बैट सिखाया जाए कि ऐसे पकड़ना है, ऐसे खेलना है। प्रोफेशनल क्रिकेटर को सिर्फ उसकी टेक्निक बेहतर बनाए जाने का बताया जाता है कि इस तरह आपने इस टेक्निक के साथ खेलना है। जिस तरह स्टांस पर बात होती थी फवाद आलम की, फवाद आलम ने अपना स्टांस नहीं बदला, लेकिन फवाद आलम ने स्कोर किए, फवाद आलम ने तमाम नाकिदीन के मुंह बंद किए। बैटिंग कोच जो है वो काफी खुश दिखाई देते थे, एक सेंचुरी हुई। बाकी बॉलिंग में वकार यूनुस देखें तो सेंचुरीज के भरमार थी। 4 बॉलर जो ऐसे थे दूसरे टेस्ट में जिन्होंने 100 से ज्यादा स्कोर किए दिए जो है वो न्यूजीलैंड के बल्लेबाजों को। लास्ट में आपसे ये पूछना चाह रही हूँ कि पीसीबी की मौजूदा जो मैनेजमेंट है, अगर उसको देखा जाए और उसके फैसले देखें तो मिकी आर्थर को हटा के ना तजुर्बेकार मिसबाह उल हक, अब 1 साल रह गया मिसबाह का और उनको रुखसत कर रहे हैं। कप्तानी को देखें तो सरफराज को हटाकर अजहर को, फिर अब बाबर को बना दिया। ये फैसले किन बुनियादों पर हो रहे हैं? देखिए किरण, मैं आपको यही बता रहा था कि मामला यहाँ पे सिर्फ फैसलों का नहीं, टीम के नताइज नहीं आ रहे। अगर आप ओवरऑल देखें तो पाकिस्तान में बड़ी कॉस्मेटिक किस्म की तब्दीलियां की गई। जितने बड़े नाम हैं, चाहे मोहम्मद यूसुफ हो या बाकी नाम हो, वो सारे के सारे पाकिस्तान क्रिकेट से जोड़े गए। लेकिन इन दी एंड आपके प्लेयर्स को रिजल्ट देना होता है। जिस तरह अभी कादिर बात कर रहे हैं कि यूनुस हो गए, वकार हो गए, मिसबाह पे बहुत ज्यादा तनकीद है, लेकिन मसला यही है कि वो प्लान दे सकते हैं, उसकी एग्जीक्यूशन जो है वो खिलाड़ियों को ही करनी है। मैं आपको बता रहा हूं कि क्रिकेट कमेटी के इजलास में सिर्फ मिसबाह उल हक की वहां पेशी होगी और वो कोई ठंडा इजलास नहीं होगा, बहुत गर्मा गर्मी होने वाली है उस इजलास में।
क्योंकि इन्होंने अगर फैसला कर लिया तो मिसबाह-उल हक तक जब हमने खबर चलाई है तो ये बात पहुंच चुकी है। मिसबाह-उल हक भी बहुत तैयारी के साथ वहां पर आएंगे, तो आने वाले दिन पाकिस्तान क्रिकेट में भूचाल जो है वो बर्पा कर देंगे। मैं आपको अभी से बता रहा हूं कि मिसबाह को जब हटाया जाएगा तो भूचाल बर्पा करें, लेकिन क्रिकेट टीम को बेहतर करें, पाकिस्तान के लिए खेलने वाले, पाकिस्तान के लिए परफॉर्म करके आए, कुछ करके आए, जीत कर आए। बहुत बहुत शुक्रिया, आप दोनों मेरे साथ मौजूद थे। प्रोग्राम नाज़रीन, अहम तरीन मेरे पास खबर आ रही है, वो आप लोगों के साथ जरूर शेयर करूंगी। कराची में दहशतगर्दी का खतरा है और नेशनल काउंटर टेररिज्म अथॉरिटी ने होम सेक्रेटरी सिंध को एक खत लिखा है, शहर के अहम मकामात की सिक्योरिटी बढ़ा दी जाए। मोहम्मद अली हफीज़ मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे बात कर लेती हूँ। अली, जरा इस खत के बारे में बताइए। जी बिल्कुल, कराची में बड़ी दहशतगर्दी का खतरा जो है वो सामने आया है। दहशतगर्द ग्रुप अहम सरकारी इमारत को, अहम शख्सियात को निशाना बना सकते हैं। नेशनल काउंटर टेररिज्म अथॉरिटी ने होम सेक्रेटरी सिंध, डीजी रैजत और आईजी सिंध को खत लिख दिया है और कहा गया है कि सिक्योरिटी इदारों को अलर्ट किया जाए और जो शहर की अहम सरकार की इमारतें और अहम शख्सियात है उनके हवाले से जो है सिक्योरिटी में इजाफा कर दी जाए। शहर के अहम मकामात पर भी सिक्योरिटी बढ़ा दी जाए। अहम तरीन जो है इतलात जो है मौसूल हुई है इंतजारों के बाद नेशनल काउंटर और टेररिज्म अथॉरिटी जो नेक्टा है इसने खत लिखा है। कराची शहर के अंदर दहशतगर्द ग्रुप जो है कोई बड़ी दहशतगर्दी कार्रवाई जो है वो कर सकता है और अहम सरकारी इमारत को निशाना बना सकता है। जी सही, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, हाथ मौजूद है, बहुत शुक्रिया आपका। प्रोग्राम खत्म करने का नाज़रीन वक्त आ गया, लेकिन खत्म होते हुए जो बात मुझे पता चली है बड़े अफसोस का मकाम है। आरिफ अलवी साहब इस वक्त गवादर में मौजूद हैं, सनसेट पार्क में अपनी फैमिली के साथ एंजॉय कर रहे हैं। अब ये ऑफिशियल दौरा है उनका या निजी दौरा है, बहरहाल सदर मुमलिकत हैं। क्या ये अच्छा होता कि चंद 100 किलोमीटर दूर कोयटा भी मौजूद है जहां वो मुजाहिरीन बैठे हुए हैं अपने प्यारों की मैयतें लेकर, उनसे भी मिल लेते। बहरहाल प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया है, कल मुलाकात होगी आपसे, अल्लाह निगहबान।